धन्यवाद डॉक्टर यूपी सिंह जी। शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज करमहा सरदार नगर गोरखपुर द्वारा नई शिक्षा नीति वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं संभावनाएं उस शिक्षा के विशेष संदर्भ में विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी, माननीय कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता डॉक्टर उग्रसेन प्रताप सिंह जी, जो मेरे बारे में भी बहुत अच्छी बात बता रहे थे। महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी शाही जी, अभी डॉक्टर रविनाथ सिंह ने मुझसे संपर्क किया। साथ ही वे सभी जो इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं, वक्ता के रूप में, श्रोता के रूप में अथवा प्रतिभागी के रूप में, हमारे टेक्निकल स्टाफ के सभी सदस्य, मुझे अच्छे खुशी है कि आप सबसे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलने का अवसर मिल रहा है। और जब यूपी सिंह जी ने इसके लिए मुझसे आग्रह किया तो बस मुझे स्वीकृति देनी ही थी। अपने लोगों के बीच में, अपने परिवेश में होना ये बहुत ज़्यादा सुखद होता है और इस समय मैं उस सुख की अनुभूति कर रहा हूँ। आप सभी सुखी और सुरक्षित रहें, इसके लिए मेरी शुभकामना। आज विश्व युवा दिवस है। आप सभी को इसकी बहुत ज़्यादा बधाई। और इसका जो थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। पिछले वर्ष इसका था ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन, युवाओं के लिए शिक्षा को प्रासंगिक बनाना, उपादेय बनाना, ये महत्वपूर्ण थीम था। और ये जो भारत की शिक्षा नीति है, और हर शिक्षा नीति में केंद्रस्थ युवा ही होता है। यह हम लोगों की जो नई शिक्षा नीति है, भारत सरकार द्वारा संकल्पित और स्वीकृत, पहली बार भारत में एक ऐसी शिक्षा नीति अंगीकृत की गई और निर्मित की गई जिसका स्वरूप वैश्विक है और जिसकी आत्मा शुद्ध भारतीय है। इसके कुछ पक्षों के बारे में डॉक्टर यूपी सिंह जी अभी बता रहे थे और सभी पक्षों के बारे में जो विद्वान वक्ता कल से रहे हैं वो आपको बताए होंगे। डॉक्टर राजशरण शाही जी, प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, प्रोफेसर हरकेश बहादुर सिंह जी, इसमें दो तो मेरे बहुत अनन्य मित्र हैं, दुबे जी और प्रोफेसर हरकेश बहादुर सिंह जी, और प्रोफेसर कल्पलता जी मेरी बहुत बड़ी शुभेच्छु हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों को इसके बारे में, इसके मर्म के बारे में जानकारी मिल गई होगी। मुझे तो आप लोगों के स्नेह, बस आप लोगों के बीच में कुछ कहना है, इसलिए आप लोगों ने मुझे बुला रखा है। जब भी कोई शिक्षा नीति बनती है तो उसके कुछ संकल्प बिंदु होते हैं, लक्ष्य होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम उसमें परिकल्पना, प्रक्रिया, व्यवहार और कहाँ तक इसका विस्तार है, इस पर विचार कर लें। क्योंकि हम सबको पता है कि शिक्षा के माध्यम से ही सुधार होता है, उद्धार होता है, पुनरुद्धार होता है, परिष्कार होता है। अर्थात आरंभ से लेकर, जीवन यात्रा के आरंभ से लेकर और जीवन यात्रा जहाँ पूर्ण होती है वहाँ तक शिक्षा प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए शिक्षा को कहा जाता है कि आजीवन सीखने की विधा है और हम प्रतिपल कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। सीखने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम शिक्षण संस्थानों में ही रहें, हम अपने आसपास के परिवेश से भी सीखते हैं, उन लोगों से भी सीखते हैं जो मुझे हर कदम पर मिलते रहते हैं। यह जो शिक्षा नीति है, यह शिशु से लेकर और अनुसंधान के स्तर तक व्यवस्थित सुविचारित शिक्षा नीति है, जिसमें पहली बार आंगनबाड़ी से लेकर के और उच्च शिक्षण संस्थान अर्थात विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का सम्यक प्रबंध है। और इसके माध्यम से व्यक्ति को विद्यार्थी के रूप में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना है जहां चलकर उसे आत्मबोध तो हो ही, इस राष्ट्र का नागरिक होने के नाते
गौरव बोध भी हो। तो आत्मबोध से लेकर गौरव बोध तक की यात्रा इस शिक्षा नीति में समाहित है। और मूल भाव इसका ये है, आरंभ में ही मैंने बताया कि इसका स्वरूप ग्लोबल है, अर्थात हमें ग्लोबल सिटीजन तैयार करना है। हर क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता की रचना करना है, न्यायता और समावेशन का विशेष ध्यान रखना है। पहली बार शिक्षा तंत्र को, शिक्षा नीति को, शिक्षा व्यवस्था को उनके पास तक पहुंचाने की कोशिश की गई है जो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंच पाए थे। अर्थात हाशिए पर, जिन्हें हम कहते हैं, रहने वाले लोगों को जोड़ा गया है, श्रम की महत्ता को स्वीकार किया गया है, कामगार तक पहुंच को सहज बनाया गया है। और इसीलिए विशेषकर उच्च शिक्षा जो आज का संदर्भ है, उसमें जो नामांकन का प्रतिशत है उसे बढ़ाना है। अभी लगभग 26.3% है, इसे बढ़ा करके 50% करना है 2035 तक, जिसे GER कहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ताकि विद्यार्थी को समझ भी हो, आत्मगौरव का भान भी हो और वह अपनी उन्नति, सामाजिक उन्नति, राष्ट्र की उन्नति और अंततः मानवता की उन्नति के लिए बहुत कुछ कर सके। यह विधान इसमें है। इसीलिए इसके स्वरूप निर्धारण में आंचलिकता का, अर्थात स्थानीयता का, राज्य का और राष्ट्र का, सभी का समेकित विचार किया गया है। इसलिए व्यापक दृष्टि वाली शिक्षा नीति है, और हो भी क्यों नहीं। इस समय वैश्विक राजनीतिक फलक पर महानायक के रूप में समादृत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना है। यह संकल्प से सिद्धि की तरफ बढ़ने का उनका भाव है, तथा इसके पीछे इसका क्रियान्वयन यथाशीघ्र हो और हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकें। आधार से लेकर शिखर तक हमारी पहुंच सुगम हो सके, इसका आग्रह है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का, निशंक जी का है। तो इस सब संदर्भों में यह शिक्षा नीति निरूपित है। इसमें नव प्रवर्तन और उत्कृष्टता का अस्थायी भाव है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, हर स्तर पर इसमें विशेष व्यवस्था है। एक तो स्थानीय भाषा का विशेष ध्यान रखा गया है। भारतीय भाषाओं को पहली बार पर्याप्त सम्मान मिला है। एक मान्यता भी है कि हम घर में जिस भाषा में बोलते हैं, जो हमारी बोली है, उसमें ज्ञान की सामग्री मिले तो हम बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखा गया है। तो पहला भाव तो यही कि अंक और अक्षर ज्ञान से लेकर भाषा और भाव के विस्तार से होते हुए जीवन में वैज्ञानिक प्रवृत्ति ला करके हम समझदारी के उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ उच्च शिक्षा आरंभ होती है और हमें उच्चता की ओर ले जाती है। इसके लिए बहुविषयक और समग्र शिक्षा व्यवस्था की गई है। अब बच्चों के पास विषय का विकल्प खुला होगा। पहले हम लोगों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा ग्रुप बनाए जाते थे कि विद्यार्थी आएगा कला वर्ग में, विज्ञान वर्ग में, तो उसे इन संबंधित ग्रुप में जाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है। अब विद्यार्थी अपनी रुचि का विषय ले सकता है। फिजिक्स पढ़ने वाला विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी बॉटनी पढ़ सकता है, बॉटनी पढ़ने वाला विद्यार्थी म्यूजिक पढ़ सकता है, कॉमर्स पढ़ने वाला विद्यार्थी साइंस के इच्छित विषय ले सकता है। तो इस तरह से केवल मेडिकल और लॉ दो की पढ़ाई को किनारे रखा गया है, अलग व्यवस्था उसके लिए किया गया है। लेकिन अभियांत्रिकी से लेकर मानविकी तक सबको समाहित किया गया है उच्च शिक्षा के इस विधान में, और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था के द्वारा विद्यार्थियों को एम्प्लॉयबिलिटी का अवसर दिया गया है कि उन्हें रोजगार का अवसर मिले। पहले होता ये था कि जब हम BA में प्रवेश लेते थे, BSc में प्रवेश लेते थे, अथवा स्नातक के किसी भी पाठ्यक्रम में 1 साल पढ़ने के बाद चले गए, 2 साल पढ़ने के बाद चले गए, कुछ वर्ष के बाद आने पर पुनः पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। अब यह समस्या हल हो चुकी है। आप अंतराल के बाद, निश्चित अनिश्चित अंतराल के बाद आएँ, पढ़ने का अवसर मिलेगा। इसीलिए अब MPhil हटाया गया है।
4 वर्षीय पाठ्यक्रम बनाया गया है, 3 वर्ष स्नातक के लिए, 1 वर्ष पीजी के लिए, और उसके बाद सीधे पीएचडी में प्रवेश मिलेगा। स्नातक के भी कई रूप बना दिए गए हैं। पहले वर्ष में अगर कोई विद्यार्थी पढ़ के जाना चाहता है और उसे कहीं रोजगार मिल जाता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, उसे सर्टिफिकेट डिग्री भी कहा जाता है। 1 साल उसने नौकरी कर ली, फिर इच्छा क्या करके हम पढ़ें, तो उसे 2 साल पढ़ने के बाद डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। इसके आधार पर जो उसके लिए रुचिकर सेवा क्षेत्र हो उसमें वह जा सकता है। अगर 2 साल पढ़ के उसने छोड़ा, फिर कुछ दिन के बाद आके वह पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, जो शेष 1 साल का पाठ्यक्रम बाकी स्नातक का कर सकता है और उसे डिग्री मिल जाएगी। और तदनुकूल जिस क्षेत्र में जाना चाहे, जिसमें उसकी दक्षता हो, क्षमता हो, रुचि हो, रोजगार मिल सकता है। अर्थात विषय विकल्प के साथ ही साथ व्यवसाय का भी विकल्प अब विद्यार्थी के पास रहेगा। आवश्यक नहीं कि एक व्यवसाय में लग गया तो उसी में आजीवन बना रहे, और चाहे तो उसे चेंज कर सकता है। और इसके लिए पढ़ाई का जो आधार होगा उसके 4 सूत्र होंगे: इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस। अर्थात एक तो उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए। अध्ययन और अनुसंधान की पहली शर्त जिज्ञासा ही होती है। फिर उच्च शिक्षा में खोज का भाव, शोध का भाव, अन्वेषण का भाव होता है। इसी से विज्ञान, कला, मानविकी जिस क्षेत्र में हम जाना चाहें कुछ नया कर सकते हैं, नवाचार ला सकते हैं, जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस पूरी प्रक्रिया में संवाद होगा, संवाद शिक्षक के साथ भी, संवाद अपने साथ भी, संवाद समाज के साथ भी, संवाद शिक्षण संस्थाओं के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी। संवाद से विचार का विस्तार होता है और नए विचार अपने पास आते हैं, इसलिए संवाद बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और शोध में हम एनालिसिस करते हैं, उच्च शिक्षा में भी जब भी हम कुछ लिख रहे होते हैं तो उसका विश्लेषण करते हैं और अंत में हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो यह जो आधारित है व्यवस्था, 4 सूत्र हैं, इसके 4 अवलंब हैं जिसकी मैंने चर्चा किया। इन्हीं अवलंबों पर यह शिक्षा प्रणाली हमारी खड़ी होगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारी संस्थाएं हैं ये अपने को किस तरह से तैयार करें। इसमें ऑटोनॉमी का भी विधान है कि क्वालिटी रिसर्च के आधार पर ही क्वालिटी एजुकेशन तय होगा, और जिस संस्था में क्वालिटी रिसर्च और क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था होगी उस संस्था को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी। अभी शिक्षा में जो खर्च है वो 4.6% है, इसे बढ़ाकर 6% करने का विधान है भारत सरकार की ओर से जीडीपी का। तो एक बहुत बड़ा निवेश शिक्षा में होने वाला है और इस निवेश के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन पूरी शिक्षा व्यवस्था में आएगी और हिंदुस्तान का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत बनने का, उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसलिए जो हमारी संस्थाएं हैं उनको अपने को तैयार करना पड़ेगा, और यह जो तैयारी है, रेडीनेस है, यह 4 प्रकार की होगी। एक तो इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस बोलते हैं, संस्थागत तैयारी, कि अब पढ़ाई ब्लेंडेड मोड में होगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का समावेश होगा अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया में। इसके लिए संस्थाएं कितनी तैयार हैं, कितने स्मार्ट क्लास हैं, कितने वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, वर्चुअल लैब्स हैं, अब इन सब का विशेष विधान होगा। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के जितने मोड्स हैं उससे कितने टीचर्स अवगत हैं, या संस्था के पास किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर लैब है कि नहीं है, और जो सुविधाएं हैं बिल्डिंग के साथ, पर्यावरण बेहतर है कि नहीं है, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं अध्ययन के लिए, वो सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस में आती हैं। ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो दूसरी तैयारी है वह है फैकल्टी रेडीनेस, कि जो शिक्षक हैं उनकी तैयारी किस प्रकार की है, वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर दौड़ने की स्थिति में होने चाहिए। अर्थात आज की जो प्रक्रिया है अध्यापन की, उससे उन्हें अवगत होना चाहिए। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ गई है, शिक्षक भविष्य का रचनाकार होता है, भविष्य के रचनाकार का भी रचनाकार होता है। इसलिए अब उसका भी
नियमित रूप से प्रशिक्षण का विधान किया जाने वाला है। वो माध्यमिक शिक्षा की स्थिति हो, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति हो अथवा उच्च शिक्षा की, तो इसके लिए शिक्षक के सम्मान को बढ़ाने के बहुत सारे उपाय किए गए हैं। पहली बार शिक्षा नीति में शिक्षक के सम्मान और पहचान पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। तो यह महत्वपूर्ण है कि महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का विधान रहे, जो इस बार शिक्षा नीति में है। फिर जो GER बढ़ाने की बात मैंने की, इसके लिए भी उपाय है, और वह उपाय यह है कि बच्चे में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और इसके लिए हमारे जो पाठ्यक्रम हैं उसका जो अध्यापन का तरीका है, उसके माध्यम से रोजगार की संभावना है, इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार होना चाहिए कि इस संस्था में अगर विद्यार्थी आएगा तो उसकी रचनाशीलता बढ़ जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, सक्रियता बढ़ जाएगी, वो अपने बारे में सोच सकेगा कि जो मिशन लेकर के आया है, बच्चे के पास एक मिशन होना चाहिए और पढ़ने के लिए पैशन होना चाहिए। ये लेकर के आएगा तो निश्चित ही रचनात्मक वृत्ति का होगा। साथ ही उसके अंदर क्यूरियासिटी हो जाए। क्यूरियासिटी पैदा करना इस संस्थान का भी काम है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे जानने के बाद निरंतर तुम्हारे हित में आएगा। अर्थात हम इस प्रकार का सपोर्ट सिस्टम रखते हैं अपनी संस्था में, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और फिर कमिटमेंट होना चाहिए संस्था का भी और संस्था के प्रति भी, और यह तब होगा जब स्टेक होल्डर्स को पता हो कि यह संस्था कितना ज़्यादा सक्रिय है, जागरूक है और जवाबदेह है, इसमें कितनी पारदर्शिता है और कितनी तल्लीनता है यहाँ के अधिकारियों में, कर्मचारियों में, शिक्षक गण में। तो इससे इस कमिटमेंट के चलते विद्यार्थियों का आना होगा। तो ये भाव मैं व्यक्त कर रहा था कि रेडीनेस के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। जो तीसरे प्रकार की तैयारी है स्वायत्तता के लिए, वह स्टूडेंट रेडीनेस है, विद्यार्थी कितना तैयार है। आज जो ऑनलाइन मोड से अध्यापन किया जा रहा है, इसके बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए। आज सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास कंप्यूटर हो जाने वाला है, ऐसी स्थिति बन रही है। तो इसका ज्ञान पर्याप्त होना चाहिए। इस क्षेत्र में भी दक्षता होने से विद्यार्थियों को भी लाभ होगा, संस्था को भी लाभ होगा, समाज को लाभ होगा, क्योंकि इस माध्यम से केवल हमारे यहाँ जो कंटेंट अपलोड किए जा रहे हैं डिजिटल मोड में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उतनी ही जानकारी नहीं मिलेगी। वैश्विक धरातल पर संबंधित विषय में जितनी जानकारियाँ सुलभ हैं वह मिल जाएंगी। साथ ही हमारे दक्ष शिक्षकों की जानकारी, उनके ज्ञान की जानकारी, विषय की जानकारी विद्यार्थियों को तो मिलेगी जो संस्था से संबंधित हैं। जो संस्था से संबंधित नहीं भी हैं उन्हें भी यह जानकारी मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी योजना इस शिक्षा नीति में है। और इसके बाद जैसा मैंने बताया कि पाठ्यक्रम में जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री की उपाधि मिलेगी, छोड़ के जाने के बाद अगर विद्यार्थी आता है तो अब पुनः उसे आरंभ से नहीं पढ़ना है। कारण कि एक नई व्यवस्था कर दी गई है जिसे एकेडमिक क्रेडिट बैंक कहते हैं। साल भर की पढ़ाई में जितना क्रेडिट उसके पास है उसमें रहेगा, आएगा आगे पढ़ेगा तो क्रेडिट जुड़ जाएगा। तो इस तरह क्रेडिट बैंक के माध्यम से अब विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा अवलंब मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और फलतः वह अतीत से आधुनिकता की ओर बढ़ता है, वह मनुष्य से मनुष्यता की ओर यात्रा करता है और वह ग्लोबल सिटीजन बन जाता है। साथ ही वह अपनी जड़ों से जुड़े रहता है। इस शिक्षा नीति में पहली बार हमारी जो वैचारिक परंपरा है, वैचारिक प्रवाह है, उसे स्थान दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है पहली बार भारतीय शिक्षा नीति बनी है वैश्विक संदर्भों में, अर्थात जो सनातन ज्ञान है, परंपरा है, उसे हम अधुनातन के साथ जोड़ लिया है। तो इसका फायदा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब इसमें वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक, सांगीतिक जितने प्रकार की ज्ञान चिंतन की विधाएं हैं अब सब समाहित हैं लिबरल आर्ट्स के अंतर्गत, उसे हम पढ़ सकते हैं। अभी तक था कि हम बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे दुनिया के महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रति, क्योंकि हमारी रुचि का कुछ विषय वहाँ मिल जाता था। अब यह व्यवस्था अपने यहाँ भी कर दी गई। वैश्विक स्तर के जो पाठ्यक्रम हैं जिनके तरफ रुचियाँ हो सकती हैं, अब अपने यहाँ के पाठ्यक्रम में वो समाहित होंगे।
मेजर और माइनर दो रूप होंगे इसके, आप लोगों के यहाँ विस्तार से बताया जाएगा या बता दिया गया होगा। माइनर के बाद ही मेजर क्षेत्र में जाना होगा। और इसके लिए जो योजना बनाया है भारत सरकार ने, स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया, कि जो जानकारी पहले विदेश के विश्वविद्यालयों में मिलती थी, जिन्हें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, ऐसा था नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण तो हमारा स्वयं का सिस्टम है, हमारी प्रणाली है। एक सोच हो गई थी कि विदेश में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जबकि उनसे बेहतर पढ़ाई अपने देश में होती है। और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण व्यवस्था का जो अब तक का आदर्श प्रतिमान है, वो तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला से निकला हुआ है। वही परंपरा हम लेकर के आते हैं। आज के विश्वविद्यालय भी कमतर नहीं है, उससे आगे ही हैं। तो इसलिए अपने यहाँ स्टडी इन इंडिया, स्टे इन इंडिया का एक विधान किया गया है कि जो विद्यार्थी बाहर जाकर के पढ़ते थे, जिसे मनी एंड माइंड का एक तरह से दुरुपयोग ही किया जाता था दूसरे देश में जाकर के, कि हमारा ब्रेन भी उनके काम आता था, हमारा पैसा भी उनके काम आ जाता था। तो अब इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ। अब हम इतनी अच्छी व्यवस्था देंगे अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में कि जिन्हें विद्यार्थियों को बाहर जाना होता था, अपने देश में ही सारी जानकारियां प्राप्त कर लेंगे। और इसके लिए और भी विधान किया है कि दुनिया के 100 विश्वविद्यालय जो अपने हिसाब से श्रेष्ठ हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय मानक पर, उन्हें हमारे देश में अपनी शाखा खोलने का अवसर मिलेगा। और हमारे जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं, उन्हें दुनिया के मंच पर अपना एक विंग, अपना एक सेंटर खोलने का अधिकार होगा। तो इस तरह से विदेश के विद्यार्थी अब हमारे देश की शिक्षा लेने के लिए आएंगे। हमारे यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है, जिसमें संपूर्णता का भाव है, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है होलिस्टिक है, इसमें संपूर्णता का भाव है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो छूट जाता हो। तो इस होलिस्टिक कंसेप्ट को लेकर के हमारी शिक्षा व्यवस्था बढ़ी। और इसीलिए अब इसमें स्किल डेवलपमेंट के साथ ही साथ अब स्किल और री स्किल का भी विधान है। हम फिर से सीख लें और जो हमारे पास क्षमता है इसे आगे बढ़ाएं, और फिर इसे लागू करने का विधान ज़्यादा जरूरी है। लेकिन लागू करने का स्टेज तब आता है जब हम उच्च शिक्षण संस्थान में शोध की गुणवत्ता का स्वरूप समझें। इस शिक्षा नीति में उत्कृष्ट अनुसंधान का बार बार आग्रह है। उत्कृष्टता से आशय है, जिसके बारे में यूपी सिंह जी शुरू में ही बोल रहे थे, ग्राह्य होना चाहिए अनुसंधान कार्य, उपादेय होना चाहिए, इसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए, डाटा का उचित संग्रह होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, विश्लेषण सही होना चाहिए, फिर ज्ञान परक होना चाहिए, समाजोपयोगी होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। इसमें अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव होना चाहिए। आने वाले विद्यार्थियों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए कुछ निश्चित संदेश होना चाहिए, और सर्वोपरि राष्ट्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो जो हम लोग कहते हैं कि लैब फ्रॉम लैब टू लैंड जाना है, वह अनुसंधान के माध्यम से हम कर सकते हैं। यह देश कृषि और ऋषि परंपरा का देश है। किसी भी आर्थिक आघात से हिंदुस्तान सर्वाधिक सुरक्षित रहता है, और ऐसा इसलिए कि हमारे यहाँ जो कृषि परंपरा है बहुत पुष्ट परंपरा है। हमारे पास कम से कम साल भर के लिए अन्न का भंडारण तो होता ही है। कोई भी संकट आए, कोई भी कष्ट आए तो जीवन पर पूरा असर नहीं पड़ता। गतिविधियाँ जरूर अवरुद्ध होती हैं, जैसा आजकल कोरोना के प्रकोप में हुआ है। हमारे ऋषि ये सब तत्वदर्शी थे, वैज्ञानिक थे। इनकी परिभाषा ही है ऋषियों मंत्र द्रष्टारः, अर्थात हमारे ऋषि तत्कालीन आचार्य थे। आश्रम उनकी प्रयोगशालाएं थी, जहां वह फार्मूला बनाते थे और जमीन पर उतारते थे, अर्थात वो फार्मूला देखते थे कैसे क्रियान्वित हो रहा है। अब पुनः हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की यही व्यवस्था करने वाले हैं, और इसी को उत्कृष्ट अनुसंधान कहा जाता है। यह सब कुछ लाने के बाद इस नीति को यथार्थ में लाना अब एक आवश्यकता है। इसके लिए नीति, रणनीति, रोड मैप, टाइमलाइन और रिसोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना है। नीति हमारे सामने है, रणनीति अब शिक्षण संस्थानों को बनाना है। सबसे पहले पाठ्यक्रम का समायोजन और नए सत्र से ही इसे नियोजित करने का विधान कर लिया जाना है।
ताकि विद्यार्थी आने के साथ ही साथ इसे समझें। जितने शिक्षक हैं उनके पास यह शिक्षा नीति होनी चाहिए ताकि वो बेहतर ढंग से इसे समझ सकें। यह रणनीति इफेक्टिव होनी चाहिए, अर्थात हम स्वयं तो जाने ही कि हमारा लक्ष्य क्या है अध्यापन में, हमारी संस्था का लक्ष्य क्या है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और जो विद्यार्थी आ रहा है उसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। एक रोड मैप बनता है, क्या क्या हमें चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ते जाना, अर्थात हमारा मंतव्य स्पष्ट होना चाहिए और गंतव्य भी निर्धारित होना चाहिए। कितने समय में हम कर लें, सफलता का सूत्र होता है टाइम बाउंड एक्शन, इसलिए टाइम लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हमें संसाधनों पर विचार करना, हमारे पास स्वयं के संसाधन कितने हैं और हमें स्थानीय स्तर पर क्या संसाधन मिल सकता है, राज्य स्तर से क्या मिल सकता है और अंततः भारत सरकार द्वारा तो मिलना ही मिलना है। इन संसाधनों पर विचार करें, शिक्षा में नैतिक संवैधानिक मूल्यों का समावेश करें और फिर संकल्पबद्ध होकर, कटिबद्ध होकर, समयबद्धता के साथ आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से यह शिक्षा नीति जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखती है, जिसके लिए कहा जाता है कि अब हमारा माइंडसेट टेक्नोलॉजी के प्रति भी होना चाहिए, टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी का समन्वय होना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए मनुष्य मशीन के ऊपर रहे, मशीन मनुष्य के द्वारा नियंत्रित हो, मनुष्य मशीन के बस में न हो। तो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का जब भी कॉम्बिनेशन करें तो इस बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा, जो एक नियामक बॉडी है, लाइट बट टाइट। ये उसका आधार है कि उसमें थोड़ा लचीलापन भी रहेगा लेकिन दृढ़ता भी रहेगी, जिससे कि सब कुछ हमें प्राप्त हो सके, बोध ज्ञान अनुसंधान का पथ प्रशस्त हो सके, साथ ही साथ नव परिवर्तन और उत्कृष्टता की स्थिति बन सके। उच्च शिक्षा में अनुसंधान के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का विधान है कि जो भी सुविधाएं चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, उस पर विचार होगा और अंततः गुणवत्तापरक शोध ही हो सकेगा। वह देश के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसका लक्ष्य है राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, अप स्किल के माध्यम से, रीस्किल के माध्यम से और शिक्षा के जितने अंग उपांग हैं उनके माध्यम से इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए बताया गया है कि हमें किस पर ध्यान देना है, इंटेंट पर, कंटेंट पर, एम्प्लॉयबिलिटी पर और रिसोर्सेज पर, और सर्वोपरि स्पिरिट हमारे अंदर होनी चाहिए। जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए चेतना होनी चाहिए, संकल्प होनी चाहिए, और तभी हम उस क्षेत्र में पहुंचेंगे कि हमारी शिक्षा भी सुखकर हो जाएगी। महाभारत में धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, विदुर हमारे पास वैभव है, बड़ा भारी साम्राज्य है, कोई बैरी नहीं है, जो विरोधी हैं हमारे भाई के 5 पुत्र बन फिर रहे हैं, फिर भी अंदर कुछ शांति नहीं है, सुख और शांति के उपाय बताओ। तो उन्होंने जो उपाय बताया उसका 6वां सूत्र अपने लिए है, अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या खट जीव लोक से सुखान राजन। जो 6वां सूत्र है, अर्थ करी च विद्या, कि विद्या वह होनी चाहिए जिससे आजीविका मिले, आजीविका की प्राप्ति हो सके। इसलिए स्वावलंबन स्थानीय स्तर से शुरू होना चाहिए। ग्राम स्वावलंबी बने, समाज स्वावलंबी बने और राष्ट्र को स्वावलंबी बन ही जाएगा। आर्थिक विकास हो, इकोनॉमी ऑफ स्केल और इकोनॉमी ऑफ स्कोप के द्वारा हम आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण बनेंगे। इस शिक्षा नीति के द्वारा आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया कही जाती है। अभी भी ज्ञान का ही दुनिया में महत्व है। इस शिक्षा नीति का मिशन है कि हिंदुस्तान को नॉलेज सुपर पावर बनाना, अर्थात वैश्विक धरातल पर ज्ञान के क्षेत्र की महानतम शक्ति बनाना इस शिक्षा नीति का ध्येय है। और यह ध्येय शिक्षण संस्थानों से ही पूरा होता है।
हम सभी उच्च शिक्षण संस्थान से संबद्ध हैं। आइए हम आप सभी मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करें और अपनी योजना, अपने परिश्रम, शिक्षा नीति के नियोजन और क्रियान्वयन के द्वारा स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, संपन्न, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें और अंततः भारत को दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाएं। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।